बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं। स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो हैं जी 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 और 4.9। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से जो शामिल हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि 4.1 क्वेश्चन है जी, ए पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू ए फ्रेंड. ए कार इज स्टेशनरी with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? तो ये क्वेश्चन है, इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा तो समझ आती है बात की कि एक आदमी है और उसने हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ है बैग के अंदर, और दूसरी एक उसका कंपैरिजन किया है उसी एग्जांपल का उसने एक गाड़ी के साथ जो कि स्टार्ट है लेकिन मूव नहीं कर रही। उसका इंजन जो है वो स्टार्ट है लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। तो जो एक आदमी है वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है लेकिन खड़ा हुआ है, वो भी रेस्ट पे है, लेकिन हाथ में उसने कुछ जो है वो सामान उठाया हुआ है और उसकी एनर्जी जो है वो भी यूज़ हो रही है, उसने फोर्स भी लगाई हुई है बैग के ऊपर जिसके अंदर सामान है, उसके अंदर मतलब फोर्स भी उसकी अप्लाई हो रही है। तो क्वेश्चन के अंदर वो बात जो पूछना चाह रहा है वो कह रहा है कि कंपैरिजन करें दोनों एग्जांपल्स का, कि एक गाड़ी है उसका इंजन जो है वो ऑन है लेकिन रेस्ट पे है, लेकिन एक आदमी है उसने हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ है, उसकी फोर्स लग रही है, उसकी एनर्जी लग रही है, वो भी रेस्ट पे, अपने किसी दोस्त से वो बातें कर रहा है लेकिन रेस्ट पे है। तो जो आदमी जो अपने दोस्त से बातें कर रहा है वो भी रेस्ट पे है लेकिन उसने कुछ सामान पकड़ा हुआ है और फोर्स अप्लाई कर रहा है और एनर्जी यूज़ कर रहा है। इसी तरह से गाड़ी है वो भी रेस्ट पे है और उसका इंजन ऑन है, उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है, इंजन की फोर्स यूज़ हो रही है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब दोनों सिचुएशंस का अगर कंपैरिजन करें तो बड़ी इजीली बात समझ आती है कि दोनों जो सिचुएशंस हैं वो इस लिहाज से सिमिलर हैं कि दोनों रेस्ट पे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हिंट भी दिया था कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क से मुराद यही है कि ये एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको दोनों सिचुएशंस को सिमिलर मानते हैं। तो दोनों ही केसेस में वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि फोर्स दोनों केसेस में अप्लाई हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस के अंदर ज़ीरो है, इसलिए दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से एक जैसी सिचुएशंस हैं। तो इनको इस क्वेश्चन को हम डिक्टेट कर लेते हैं। देखें तो ये बच्चों इसका आंसर बनता है, इन बोथ ऑफ द केसेस द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, that is mean displacement is zero. So if we substitute the value of the displacement in the formula of the work है जी f into d into cos of theta। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो लगाते हैं तो डेफिनेटली वर्क ज़ीरो हो जाएगा। Hence no work is done as in both cases displacement is zero, so both situations are similar। दोनों सिचुएशंस दोनों तरह से सिमिलर हैं, इस लिहाज से भी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और इस लिहाज से भी कि दोनों में वर्क ज़ीरो है। तो ये इसका आंसर था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 4.2। सो लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। यू कुड लुक एट द स्क्रीन। 4.2 है कि कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जूल इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 10 kg एट ए स्टेडी वेलोसिटी थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखें इसमें हमें जो गिवन में है उसको मैं नोट कर लेता हूँ कि हमें हाइट दी हुई है और मैस दिया हुआ है और हमें वर्क निकालना है। सो देखें हम इसको गिवन में नोट करते हैं। गिवन में है हमें हाइट और मैस और हमने फाइंड क्या करना है, वर्क। लेकिन आम वैसे यूनिट चूँकि वर्क के जॉल के हैं लेकिन यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आप किलो जॉल में वर्क निकालें। तो हाइट की वैल्यू भी 10 मीटर है और मैस की वैल्यू भी 10 ही है, ये 10 kg है और ये 10 मीटर है। तो हमने इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करना है। तो देखें जब भी आप किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करते हैं तो W बराबर आता है F इंटू डी कॉस थीटा, अगर आपने वर्क निकालना होता है
तो ये फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन हम उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जितना उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। इसलिए हमेशा हम F की जगह पे mg पुट कर देते हैं कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उतनी ही फोर्स हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। इसलिए फोर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं mg के साथ। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो h के बराबर है। कितना डिस्प्लेस किया है यहाँ से यहाँ तक बॉडी को हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h के बराबर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कंडीशनल होती है कि हम अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो W mg h के बराबर आता है। तो इसलिए डायरेक्ट आप इस कंसेप्ट को बेशक ना लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप W को बराबर लिखेंगे mg h, तो इस तरह से हमारे पास वर्क आ जाएगा। देखें वैल्यूज़ लगा देते हैं। मैस की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट की वैल्यू 10 है, तो W बराबर आ जाएगा किसके, ये आ जाएगा 100 इंटू 9.8 दैट इज़ 980 जूल। अगर आपने किलो जूल में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको 10⁻³ और 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10⁻+3 किलो के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम 10⁻³ को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.98 किलो जूल। इस वैल्यू को किलो लिख दिया, इसको के लिख दिया, ये जे लिख दिया, और ये 10⁻³ का मतलब था डिवाइडेड बाय 1000, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से 980 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.98 के बराबर आएगा। ये जो वैल्यू थी इसको मैंने के बराबर लिख दिया है, ये के बन गया, ये जे बन गया, तो किलो जूल के बराबर, सॉरी 0.98 किलो जूल आंसर आता है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें 4.3 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 चूँकि सिलेबस में शामिल था उसको हमने स्किप कर दिया है। तो 4.4 क्वेश्चन है जी, इन विच केस इज़ मोर वर्क डन व्हेन ए 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर और व्हेन ए 50 kg क्रेट इज़ पुश्ड थ्रू 20 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी हमें वो दो एग्जांपल्स दे रहा है, उसमें कह रहा है कि एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और बैग ऑफ बुक है, आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक आपके पास क्रेट है उसको आप पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। यानी एक लेट्स से कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि लेट्स से कि ये एक क्रेट है या कोई बॉडी है, उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फिर आपके पास एक फर्स्टली एक अनदर बॉडी थी उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है 50 सेंटीमीटर। ये देखें डिस्प्लेसमेंट मीन यहाँ पे हाइट होगी, तो हाइट की वैल्यू 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर लिख दिया मैंने, 0.5 m। तो कह रहे कि इसको आप लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड, इसका मैस हमें गिवन है 50 kg। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये फर्स्ट केस है। एक एग्जांपल वो दे रहा है फर्स्ट वाली जिसके अंदर वो कह रहा है कि एक बैग है, उसका मैस 50 kg है, आप उसको अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो हाफ मीटर है, यानी 0.5 मीटर है। फिर आप कहते हैं जी सेकेंडली आपके पास एक अनदर बॉडी है 50 kg, मैस दोबारा फिर 50 kg है, ये 50 kg का एक और बॉडी है, उसने क्रेट का नाम दिया है, इस पुश थ्रू 2 मीटर। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 2 मीटर है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम था, यहाँ पे हाफ मीटर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे 2 मीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट है। अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये एक सेकंड एग्जांपल उसने कंसिडर की है और ये फर्स्ट एग्जांपल उसने ली है। तो कह रहा है कि दोनों एग्जांपल्स में आप वर्क निकालें और देखें किस में वर्क की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो हम पहले W1 निकालते हैं फर्स्ट केस का और फिर W2 निकालते हैं सेकंड केस के लिए। तो W1 देखें, W1 बराबर आ जाएगा, फिर दोबारा से फार्मूला F इंटू डी कॉस थीटा, लेकिन अभी मैंने प्रूफ किया था कि जब आप वर्टिकली किसी बॉडी को मूव करते हैं तो उस वक्त वर्क का फार्मूला जो है वो चेंज होकर mgh के बराबर आ जाता है। सो W1 विल बी इक्विवेलेंट टू mgh। मैस की वैल्यू लगाएं, मैस की वैल्यू 50 है, जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 और हाइट की वैल्यू जो है वो है 0.5।
तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास W1 आ जाएगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 245 जूल। इसी तरह से आप W2 निकालें। ये फर्स्ट केस का वर्क है, पहली वाली जो एग्जांपल जिसमें आप वर्टिकली मूव कर रहे थे बॉडी को। सेकंड एग्जांपल देखें जिसमें आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो उसको हमने W2 नाम दिया है। वो सेकंड केस का वर्क है W2। उसका फार्मूला F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला। थीटा यहाँ पे 0 है क्योंकि फोर्स भी उसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, दोनों पैरेलल हैं तो एंगल की वैल्यू 0 बनेगी। cos 0 1 होता है, सो W2 बराबर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू लगाएं, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 50। हाँ, तो फोर्स की वैल्यू लगा देते हैं, 50 आ गई। हमें मैस की वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए खाली। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 और cos ऑफ 0, cos 0 1 होता है, तो W2 बराबर आ जाएगा 100 के बराबर। तो देखें सेकंड केस में जो आंसर आया वो 100 और जो फर्स्ट केस में आंसर है वो 245 है। तो डेफिनेटली W1 इज़ ग्रेटर दैन W2, मीन टू से द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द वर्क फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस के मुकाबले में फर्स्ट केस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो यही हमें उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ सकें तो वो बताना ये चाहता था कि आपने वर्टिकली सिर्फ हाफ डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, इसके बावजूद वर्क ज़्यादा है, जबकि हॉरिजॉन्टली आप बॉडी को मूव कर रहे हैं 2 मीटर डिस्टेंस के लॉन्ग, यानी आपने बहुत ज़्यादा बॉडी को मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा था उसका। ठीक है, तो फिर भी इस केस में वर्क कम हुआ है और इस केस में वर्क ज़्यादा हुआ है। तो हमें समझ है कि वर्टिकली किसी बॉडी को मूव करना मुश्किल होता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें सिर्फ हाफ मीटर थी, इसके बावजूद जो वर्क की वैल्यू आई है वो 245 जूल आई है। लेकिन आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे बॉडी को, उस वक्त आपने 2 मीटर डिस्टेंस मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो इसके बावजूद वर्क यहाँ पे कम हुआ है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो चूँकि वर्क दोनों वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर भी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी। वर्टिकल मूव करने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है बॉडी पे, और हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए हमें फोर्स की वैल्यू कम लगानी पड़ती है। यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल मूव करना बॉडी को आसान होता है और वर्टिकल मूव करना मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये था 4.4, नेक्स्ट है 4.5 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4.5। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका क्या मतलब होगा, यानी इसको आपने इस एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करना है कि बॉडी के पास जब एनर्जी होती है तो उसकी स्टेट कौन सी होती है, यानी व्हाट डज इट मीन से क्या मुराद है कि वो किस स्टेट में है बॉडी जो है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू हमें गिवन है, अगर तो हमें काइनेटिक एनर्जी की दी होती तो हम कहते हैं ये मोशन में है, लेकिन अभी हमें उसने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं दी, उसने बोला है कि बनाते हैं अर्थ को, तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर अगर बॉडी पड़ी होती, यहाँ पे अगर ये बॉडी पड़ी होती, तो इसका मतलब इसके पास 1 जूल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती। अगर हम अर्थ को रेफरेंस बनाते हैं तो हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो बॉडी पड़ी होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। जैसे आप उसको बॉडी को ऊपर मूव करवाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। तो अगर आपने यहाँ पे रखी हुई है बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है, उसकी हमें कैसे पता चला कि वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जूल। तो फर्स्ट thing that we could notice from this statement that if a body has the 1 joule potential energy, then it means that body is a little bit above from the surface of earth। इसका मतलब ये होगा कि वो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ी सी ऊपर है। ये कैसे हमें पता चला? हमें उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने नोट किया है कि वो 1 जूल है। अगर 0 है तो इसका मतलब उसने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होना था, वो 0 नहीं है तो इसका मतलब वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं है। ये नहीं पता कि कितना दूर है, लेकिन वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा सरफेस से ऊपर ही है। तो इसलिए फर्स्ट थिंग जो हम इसमें नोट कर सकते थे, जो पहली चीज़ हम इसमें नोट कर सकते थे वो यही थी
कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो इसका मतलब वो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है। दूसरा, हमें पता है कि जब किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है तो जितनी उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है उतना वो वर्क परफॉर्म कर सकती है। तो ये दो चीज़ें हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि दैट बॉडी इज़ नॉट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज़ अ लिटिल बिट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड सेकेंडली इट कुड परफॉर्म 1 जूल वर्क। तो ये दोनों चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं और इनको राइट डाउन कर लेते हैं, यही इसका आंसर होगा। सो बेटे ये 4.5 का आंसर जो है हमने इसको जो दो चीज़ें हमने नोट की थी उनको लिख दिया है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इट हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म 1 जूल वर्क। सेकेंडली, इफ अर्थ सरफेस इज टेकन एज रेफरेंस then that body is not lying on the surface of earth, as on the surface potential energy is equal to 0। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें समझ आती थी कि अगर हम surface of earth को reference बना रहे हैं then that body is not lying on the surface of earth, वो body surface of earth के ऊपर नहीं फिर पड़ी हुई, यही हमें सिर्फ पता चलता है। वो कहाँ पे पड़ी हुई है, surface पे नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ये हमें नहीं, इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। तो ये इसका आंसर है, ये यही दोनों चीज़ें आपने इसमें पुट अप कर देनी है। तो अब देखें जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4.7 है जी। वो सॉरी फॉर दैट कि इमेज ब्लर आ रहा था, तो दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ जो राइट डाउन किया था हमने कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मीन इट हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म 1 जूल वर्क। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का पहला मतलब ये निकलेगा कि उसके अंदर 1 जूल वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी है, और सेकंड उसका ये होगा कि इफ़ अर्थ सरफेस इज़ टेकन एज रेफरेंस देन दैट बॉडी इज़ नॉट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एज ऑन द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 0। तो वो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 0 है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो उसका मतलब वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर ही हो सकता है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 4.5 या 4.7 जी बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, देखें। व्हेन ए रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम। तो ये एक्चुअली ये एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस के बारे में हमसे पूछना चाहता है कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर एक एनर्जी जो है वो उसकी फॉर्म जो है वो डिस्टिंग्विश हो रही है या मिनिमाइज़ हो रही है, तो डेफिनेटली कोई सेकंड फॉर्म जो है वो जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर किसी एक फॉर्म की एनर्जी जो है वो कम हो रही है तो किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है उसी वक्त। तो इसलिए इसको हम जहन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस के ज़रिए से इसको सोचेंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो देखें, लेट्स से कि हम अगर अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसको शो करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि ये है हमारे पास अर्थ, और लेट्स से कि दैट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी डेफिनेटली अर्थ के गिर्द जो उसका एटमॉस्फेयर है उसकी एक बाउंड्री है। तो जब रॉकेट जो है वो अवे होता है इस पोजीशन से कि वो अभी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हुआ, तो किसी भी किस्म की एनर्जी जो है वो किसी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही होती, ना ही उसकी जो फ्रंट पोजीशन है, जो उसकी नोज़ कोन है, जो उसका फ्रंट पार्ट है उसको वो बोल रहा है नोज़ कोन। तो उसकी नोज़ कोन का टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर हो जाता है किसमें, अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो नोज़ कोन है वो हीट अप होनी शुरू हो जाती है। तो कहता है कि उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आएगी, क्यों इसकी जो नोज़ कोन है वो हीट अप हो जाती है, नोज़ कोन के पास ये एनर्जी कहाँ से आई, यानी उसकी फ्रंट पोर्शन पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आग तो उसके पिछले हिस्से में लगी हुई है तो वो उसका पिछला हिस्सा गर्म होना चाहिए, लेकिन उसका फ्रंट पोर्शन क्यों गर्म हो जाता है, वो क्यों हीट अप हो जाता है। तो सीधी सी बात है, पहले इसके पास खाली काइनेटिक एनर्जी थी और वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी उसकी कंजर्व थी। लेट्स से कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, 100 जूल उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होगा
तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एयर फ्रिक्शन फोर्सेस जो हैं वो रॉकेट की मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से रॉकेट जो है उसके अगेंस्ट में जब मूव करेगा तो उनकी कोलिजन होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ। उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो हिट करेगा, तो उसका जो फ्रंट पोर्शन है चूँकि उसे ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रेशर फील करना होता है, तो जिसकी कोलिजन उसके साथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पोर्शन जो है वो हीट अप हो जाता है। मीन टू से यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से कि वो 80 जूल रह गई है जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ। तो ये एनर्जी जो है लॉस हुई, तो ये एनर्जी कहाँ पे गई है? यही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो ये हीट एनर्जी में बदल जाएगी। तो ये थी इसकी अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। सो बच्चों, ये इसका आंसर है कि व्हेन रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, some of its kinetic energy will be used in work done against the frictional forces of Earth atmosphere. So therefore heat will be produced, so its kinetic energy will be converted into heat energy which causes its nose cone to become hot. तो ये इसका आंसर था, मैंने पुट अप कर दिया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 4.9, देखें जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में 4.9। उसकी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है जी। A girl drops a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? क्वेश्चन सिंपल है कि एक लड़की है, उसके हाथ से कप गिरकर टूट जाता है, तो बताएं उसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं। तो देखें, ये इसका आंसर पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको बाद में लिखते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास कप था जो उससे टूट के नीचे गिरा है। तो ये देखें, लेट्स से कि ये कप एक सर्टेन हाइट पे था अर्थ सरफेस से, और ये सरफेस ऑफ अर्थ है। तो ये जैसे ही नीचे गिरता है तो नीचे गिर के टूट जाता है, तो इसके पीसेस हो जाते हैं। कुछ पीसेस दूर दूर जा के गिरते हैं, कुछ पास ही गिर जाते हैं, तो सारे स्कैटर डाउन हो जाते हैं पीसेस इस तरह से। तो कह रहे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। तो देखें, हम इसमें सबसे पहले इसकी पोजीशन को नोट करते हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोजीशन पे उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही ये यहाँ पे अपनी लोएस्ट पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें, जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो फिर ये हिट करेगा सरफेस ऑफ अर्थ को, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी कप को ब्रेक करने में पीसीज में। तो वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो गई। ये सारे पीसेस उसी वजह से बने हैं कि वो कप जो है वो टूटा है, तो कहाँ से एनर्जी मिली? दायरा किसी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुई है। फिर वो पीसेस दूर दूर गए हैं, इसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है, जो पिछली काइनेटिक एनर्जी थी, जो कप की काइनेटिक एनर्जी थी, उसका कुछ हिस्सा उन पीसेस को तोड़ने में और फिर कुछ हिस्सा उसका उन पीसेस को दूर दूर फेंकने में, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी में, पीसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी यूज़ हुआ है। काइनेटिक जब यानी जो कप टूट के पीसेस में कन्वर्ट हुआ, वो पीस जब मूव कर रहे हैं उनकी मोशन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए थी। उनकी मोशन कैसे हुई? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पीसेस की, तो वो भी यहाँ से ही मिली है हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप से। और फिर साउंड भी प्रोड्यूस हुई है और फिर हीट भी प्रोड्यूस हुई है। तो ये सारे के सारे एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस थे जो इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम इसको जब लिखते हैं तो फिर एक पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि देखें, सबसे पहले लिखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कप, ये बराबर आई किसके? काइनेटिक एनर्जी। ये कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ कप में, फिर ये कन्वर्ट हुई किस में? टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस,
जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कप, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुई टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस, प्लस यानी ये सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप जो है अब यही जो है ये आगे कन्वर्ट होती जा रही है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज़ में। तो उसको देखें, टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस, प्लस उसमें से कुछ पार्ट जो है उस काइनेटिक एनर्जी का वो उसने हीट प्रोड्यूस की है, प्लस हीट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, हीट एनर्जी ऑफ द पीसेस, प्लस साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस, पीसेस उड़ के दूर दूर गए हैं तो वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आई है तो उसमें भी कन्वर्ट हुई है। तो ये तो थी जो इक्वेशन बन रही थी इस पूरे प्रोसेस की, वो मैंने लिख दी है। अब इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो उसको भी लिख देते हैं। जी बच्चों, तो दोबारा वही चीज़ हमने लिख दी है, सिर्फ हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट बना दी है उसकी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कप इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कप, then this kinetic energy is converted into sound energy, heat energy to break the cup into pieces and kinetic energy of the pieces। तो ये सबसे आसान आंसर इसका बन सकता था जो मैंने ट्राई की है लिखने की। तो यही शॉर्ट क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह कल देखते हैं इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स।